अस्सलाम वालेकुम जी डियर ऑल स्टूडेंट्स। आपको लास्ट लेक्चर्स में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इंशाअल्लाह ताला अगला जो टॉपिक है वो बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो रिस्क एंड रिटर्न के बाद बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर अब हम आ रहे हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन है क्या, बॉन्ड क्या होता है, इसकी टाइप्स के ऊपर बात करनी है और इसकी कैलकुलेशंस पर बात करनी है। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले बॉन्ड से। बॉन्ड क्या है? बेसिकली एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो बॉन्ड के थ्रू अपने पैसे को हासिल कर सकती है, अपने फाइनेंस को हासिल कर सकती है। लेकिन लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें, यानी ये आपका अपना अमाउंट नहीं है, आपने अरेंज किया है एक सर्टेन टाइम के लिए और उस टाइम के बाद आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट बेस्ड। जब आप किसी से उसका अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करवाएंगे तो वो डेफिनेटली फ्री में वो अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो अमाउंट आपको लाजमी तौर पे उसको रिटर्न करना होगा और उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट है तो, और कौन सा है, लॉन्ग टर्म में, एक लंबे अरसे के लिए आपको मिल तो जाता है लेकिन उसके बाद आपको वापस करना पड़ता है, लिहाजा लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट बेस का मतलब आपको इंटरेस्ट तो इसके ऊपर हर साल देना होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारे पास। लेकिन अब एक ये सवाल है कि बॉन्ड जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, पेमेंट प्रोसीजर इसका क्या हो सकता है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, इसके ऊपर भी हमने मुख्तलिफ डिस्कशन करनी है। तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे। फेडरल गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। और फॉरेन बॉन्ड होते हैं और कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या हैं कि आप जिस कंट्री में आप की रेसिडेंस है, आप जहाँ रह रहे हैं, अगर उस ही कंपनी की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, जो पूरे मुल्क को देख रही होती है मामलात को, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आप परचेज़ कर लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जो उसके पास जो पावर्स हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं होता, हर हाल में आपको वो अमाउंट मिलना होता है, तो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट वही कंसीडर होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे बॉन्ड कंसीडर होते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इशू होते हैं, यानी जो एक सूबे की हुकूमत होती है वो भी अपने बॉन्ड्स को इशू करके अमाउंट अपना अरेंज कर सकती है। लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी म्यूनिसिपल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे सिर्फ कराची की अपनी एक गवर्नमेंट है, वो अपने बॉन्ड्स इशू करके पैसे एक्वायर कर सकते हैं। फॉरेन बॉन्ड्स होते हैं, अगर आप किसी दूसरे मुल्क के बॉन्ड्स को जो है वो परचेज़ करें पाकिस्तान में रहकर, तो फॉरेन बॉन्ड्स कहलाते हैं। और कॉरपोरेट बॉन्ड ये है कि अगर कोई कंपनी ऑफ़र करे कि वो बॉन्ड के थ्रू पैसे लेना चाहती है और आप उसके बॉन्ड ख़रीद लें, तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड कहलाते हैं। हमारा जो बेसिकली फ़ोकस होगा वो कॉरपोरेट बॉन्ड के ऊपर होगा, जिसकी वैल्यूएशन पर हमने बात करनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम पेमेंट बेस पर बात करते हैं। ठीक है, यानी हमने अभी ये जो बॉन्ड की टाइप्स पर बात की है, ये टाइप्स हमने इस बेस पर ये टाइप बनाई थी कि कौन कौन इसको इशू कर सकता है बॉन्ड को। लेकिन अब हमने इसकी पेमेंट के लिहाज से भी टाइप्स पर बात करनी है।
कि पेमेंट किस तरह से इन बॉन्ड्स की होती है। ठीक है, एक टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बाय पेमेंट्स, और ये मैं लिख देता हूँ बाय इशुएंस, कि कौन कौन इसको इशू कर सकता है, और अब ये है कि कौन कौन किस तरह से उसकी पेमेंट्स की जाती हैं। इसमें जो नंबर 1 है हमारे पास वो है कूपन बॉन्ड, और नंबर 2 जो है वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड का फ़र्क ये है कि यहाँ आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगी, इंटरेस्ट हर साल आपको मिलेगा। लेकिन ज़ीरो कूपन बॉन्ड में मतलब ये है कि आज अगर आपने इशू किया बॉन्ड और 5 साल की कमिटमेंट है तो 5 साल तक आपको इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं होगी, बल्कि वो पेमेंट जो है वो उसके प्राइस में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर तो हमारे पास कूपन बॉन्ड के आते हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड के क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन हम इसको भी डिस्कशन में लेकर आएंगे। तो ज़्यादा फोकस आपने अपना कूपन बॉन्ड पर रखना है, यानी जिसके अंदर पीरियोडिकल इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी इसकी अगर आपको दे दूं, लेट से ये आपके पास 3 ईयर्स हैं और आज आपने यहाँ पर 1000 का एक बॉन्ड ख़रीदा है, पैसे गए आपके पास से, आपको यहाँ 100 रुपीज़ उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल तक, और 3 साल में ये 1000 भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हर साल के 100 भी आपको मिले और 1000 भी जो गए थे वापस मिल गए, और ये कूपन बॉन्ड है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या है? ज़ीरो कूपन बॉन्ड ये है कि आपको यहाँ 1000 मिलेंगे 3 साल के बाद, लेकिन आपको इन 3 ईयर्स में कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आज आपकी इन्वेस्टमेंट फ़र्ज़ कर लें कि 800 आपके पास से जाएगी, 800 आप देंगे और आपको 3 साल के बाद 1000 मिल जाएंगे। तो बीच में जो 200 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आपका बेसिकली एक इसमें फ़ायदा है, लेकिन कूपन पेमेंट्स नहीं है। आप देख रहे होंगे कि 3 साल में आपको कोई पेमेंट नहीं मिली, वो इसके शुरू के प्राइस में एडजस्ट हो गए। तो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड की एग्जांपल थी। यानी फ़ायदा तो दोनों बॉन्ड्स के अंदर है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको पीरियोडिकल पेमेंट्स मिल रही हैं और यहाँ पर इकट्ठा आपको एंड में ज़्यादा मिल जाते हैं। आज कम पे करने पड़ रहे हैं, एंड पर आपको 1000 मिल जाएंगे। ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड की एग्जांपल है। तो इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जो हमें डिस्कशन में लेकर आने होंगे। ठीक है, अब हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ पर बात कर लेते हैं कि बॉन्ड की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड की कुछ मखसूस टर्म्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है बॉन्ड की टर्मिनोलॉजीज़ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें एफ का मतलब है यहाँ फेस वैल्यू, बॉन्ड की फेस वैल्यू को एफ कहा जाता है, और आई का मतलब है यहाँ कूपन रेट, कि किस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और स्मॉल आई, और कैपिटल आई का मतलब होता है यहाँ कूपन अमाउंट, कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना मिलेगा आपको। और अगर ये अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एफ इंटू आई। ये फेस वैल्यू को कूपन रेट से अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास कूपन अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद वी नॉट है, वी नॉट का मतलब है करंट सेलिंग प्राइस, कि आप इस वक्त बॉन्ड को किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, ये आपके पास वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आएगा वी कैप। कैप है इंट्रिंसिक प्राइस। इंट्रिंसिक प्राइस और करंट सेलिंग प्राइस में फ़र्क ये है, ये वो प्राइस हैं जिस प्राइस पर आज बॉन्ड ऑफ़र हो रहा है, और ये वो प्राइस हैं जो इस वक्त बॉन्ड के होने चाहिए।
अगर इतने प्राइस होंगे तो आपके लिए फिजिबल है, और अगर इससे कुछ वेरी करता है, इससे सस्ता मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे महंगा मिलेगा तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। तो लिहाजा आप फैसला करने में इन दो प्राइजेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दो की बुनियाद पर आप फैसला करते हैं कि कितने का होना चाहिए और कितने का इस वक्त ऑफ़र हो रहा है, ठीक है। और VN अगर हम बात कर लें तो ये बेसिकली फ्यूचर प्राइस हैं। अब ये फ्यूचर प्राइस का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें V1 लगा दूं तो ये 1 ईयर के बाद के प्राइस हैं, V2 कर दूं तो ये 2 ईयर के बाद के प्राइस हैं, V3 कर दूं तो ये 3 साल बाद के प्राइस हैं, ठीक है। तो मैंने N लिख दिया है ताकि फ्यूचर में चाहे जितना भी आपके पास टाइम ड्यूरेशन दिया जाए उसके बाद के प्राइजेस आपके पास आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास KD है। KD जो है वो मार्केट रेट ऑन बॉन्ड है कि बॉन्ड पर मार्केट में क्या रेट ऑफ़र हो रहा है, वो आपके पास बेसिकली KD है कि ये मार्केट का रेट बता रहा है। और इसके बाद हमारे पास YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी ये है कि आपने बॉन्ड को मैच्योर होने तक हर साल कितनी अर्निंग करनी है, वो YTM है। अगर फ़र्ज़ करें बॉन्ड 5 साल का है तो 5 साल में हर साल आपकी कितनी अर्निंग होगी, वो YTM कहलाएगी। और एक और टर्म है YTC, जिसे हम कहते हैं यील्ड टू कॉल। अगर हम मैच्योरिटी ख़त्म होने का वेट ना करें, मैच्योरिटी आने का वेट ना करें और उसको दरमियान में कॉल कर लें तो वो यील्ड टू कॉल कहलाएगा, ठीक है। तो YTC यील्ड टू कॉल है अगर हम दरमियान में उसको कॉल कर लें। एक एग्जांपल से समझाता हूँ ग्राफ से। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये आपके पास इसकी फेस वैल्यू है 1000 है और ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। हो सकता है कि ये आज 1100 रुपये में सेल हो रहा हो और हो सकता है कि ये आपके पास 900 रुपये में सेल हुआ हो, ठीक। और ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, और 5 ईयर का ये बॉन्ड है। एक बात जहन में रखिएगा बॉन्ड में कि आज बॉन्ड 900 पर सेल हो या 1100 पर सेल हो, अगर ज़्यादा में होगा तो इसने 5 साल के बाद कम होते होते फेस वैल्यू को ही टच करना है। 900 में होगा तो बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। 5 साल में आपके पास यहाँ पर बात आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड आज इशू जितने में भी हो, लेकिन मैच्योरिटी पूरी करने पर वो फेस वैल्यू के बराबर बन जाता है। रिटर्न आपको फेस वैल्यू करनी है। आज चाहे जितने में भी बॉन्ड इशू हो रहा है, 1100 पर हो रहा है या 900 पर हो रहा है, अगर आज 900 पर हुआ तो इसमें कैपिटल गेन होना शुरू हो जाएगा और होते होते ये 1000 पर पहुंचेगा। और अगर ये 1100 पर हुआ तो इस पर कैपिटल लॉस होना शुरू होगा और होते होते ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि 3 साल गुजरने के बाद आप इसको कॉल कर लेते हैं, यानी मैच्योरिटी 5 साल का इंतज़ार नहीं किया, 3 साल बाद ही इसको कॉल कर लिया, तो होगा क्या कि इसके प्राइस अभी यहाँ तक पहुँचे होंगे। अगर 900 पर लिया था तो फ़र्ज़ कर लें ये 960 रुपये पर पहुँच जाएंगे, और अगर 1100 पर लिया था तो ये हो सकता है कि अभी 1040 पर पहुँचे हों, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ तक ये पहुँचे हैं, मज़ीद 1000 तक कब पहुँचते अगर 5 साल पूरे होते। इसी तरह ये 900 रुपये वाली चीज़ अभी बढ़ते बढ़ते 3 साल में पहुँची है 960 पर, लेकिन अभी 1000 पूरी नहीं हुई थी क्योंकि 3 साल हुए थे, 1000 पूरे 5 साल के बाद मिलेंगे। तो ये जो 3 साल में आप कॉल कर रहे हैं इसको कहते हैं कॉल टाइम, और ये जो प्राइजेस हैं इस वक्त कॉल टाइम पर, इसको हम कहते हैं कॉल प्राइस। अगर आप दरमियान में किसी टाइम पे कॉल कर लें तो उस वक्त जो उसके प्राइस होंगे वो कॉल प्राइस कहलाएंगे, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इसके अंदर जो है वो कैलकुलेशन इसकी किन फार्मूलाज के थ्रू होती है। तो वो फार्मूला को समझने के लिए हम यहाँ पर इसके फार्मूले लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो। सबसे पहले अगर हम बात करें V0
कैप निकालने की। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल I 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस के डी की पावर n डिवाइडेड बाय के डी प्लस f डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका हमारे पास। जब आपको इंट्रिंसिक प्राइस निकालने हो तो हमेशा आप के डी की टर्म यूज़ करेंगे। मार्केट रेट से ही अंदाज़ा होता है कि ये बॉन्ड कितने का होना चाहिए। और अगर वी नॉट निकाला जा रहा है यानी करंट सेलिंग प्राइस हैं, तो फिर आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई टी एम की पावर n डिवाइडेड बाय वाई टी एम प्लस f डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई टी एम की पावर n। इन दोनों फार्मूलों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जब आप के डी से इसको सॉल्व करते हैं तो इंट्रिंसिक अमाउंट निकलता है, और जब वाई टी एम से करते हैं तो एक्चुअल प्राइस आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि सम टाइम हमें रिक्वायरमेंट में आता है कि आप वाई टी एम को कैलकुलेट करें। अगर हमें वाई टी एम कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैथमेटिकल बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्योंकि आप देखें वाई टी एम इस फॉर्मूले में भी है, फिर पावर भी n ओपन करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है और इधर भी। तो अगर डायरेक्ट वाई टी एम की रिक्वायरमेंट आए तो हम इसका एक जो ड्राइव्ड फार्मूला है डायरेक्ट वो मैं आपको लिखवा देता हूँ जिससे ये सॉल्व होगा। वो ड्राइव फार्मूला है I प्लस एफ माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई n 0.6 वी नॉट प्लस 0.4 f, ये इसका ड्राइव फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू आप डायरेक्ट वाई टी एम को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है। अगर इसमें से वाई टी एम निकलता तो ये मुश्किल है, हालांकि कंपोनेंट सारे वही हैं, इसमें आई है, इसमें भी आई है, वी नॉट है, इधर भी वी नॉट है, एफ़ है तो यहाँ पर भी एफ़ है और इधर भी वी नॉट और एफ़ है। लेकिन इस फॉर्मूले को सॉल्व करके वाई टी एम निकालना बहुत आसान है और इससे निकालना बहुत मुश्किल है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, तो ये इसका ड्राइव्ड फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, अब वाई टी सी अगर निकालना पड़ जाए तो वाई टी सी को निकालने का फॉर्मूला क्या है यील्ड टू कॉल को, वो भी कैपिटल I प्लस वी नॉट माइनस करना है डिवाइडेड बाय n 0.6 वी नॉट प्लस 0.4। अब यहाँ आपने एक बात समझनी है कि f यहाँ दो जगह लिखा हुआ है। f कहते हैं फेस वैल्यू को, और अभी मैंने ग्राफ से एक्सप्लेन किया था कि फेस वैल्यू तब आती है जब आप मैच्योरिटी को पूरा करें। अगर आपने मैच्योरिटी पूरी नहीं की है, पहले ही कॉल कर लिया है, तो फिर वो प्राइस जो है वो कॉल प्राइस कहलाएंगे यहाँ पर। फिर आपने यहाँ f की जगह वो कॉल टाइम रखना है जिसे हम कहते हैं कॉल प्राइस। ठीक है, तो आपने यहाँ f की जगह कॉल प्राइस रखने होंगे। ठीक है, f नहीं रख सकते आप। इसी तरह यहाँ पर भी v की जगह आपने कॉल प्राइस रखने होंगे f की जगह पर, क्योंकि f तब आता है जब आपने मैच्योरिटी पूरी कर ली हो। 5 साल का है तो 5 साल पूरे कर लिए हो तो f आएगा। वाई टी एम में हमेशा f आएगा क्योंकि वाई टी एम पूरे यील्ड टू मैच्योरिटी तक बात जाती है। यील्ड टू कॉल में कभी भी f नहीं आ सकता क्योंकि हम मैच्योरिटी पूरी नहीं कर रहे होते, दरमियान में कॉल कर लेते हैं, तो फिर वो आपके पास कॉल प्राइस आएंगे यहाँ पर दोनों जगह। और जिस तरह यहाँ n है, यहाँ n का मतलब क्या है, मैच्योरिटी टाइम, यानी पूरे मैच्योरिटी में जितना वक्त बाकी है 5 साल 3 साल 4 साल जितने भी हैं वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ आएगा तो n, बस इस n का मतलब है कॉल टाइम। अगर आप 3 साल में कॉल कर रहे हैं तो यहाँ 3 आएगा, अगर आप 4 साल में कॉल कर रहे हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉल टाइम ही यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक, तो ये इसके फॉर्मूले हैं। अब हम कुछ वैल्यूज़ के ज़रिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इंट्रिंसिक प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं डाटा की मदद से। टर्म सारी आपको यहाँ पर बता दी है। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है।
एग्जाम्पल क्वेश्चन में हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फेस वैल्यू, अच्छा ये 1000 ही होती है। कॉपर रेट की एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि ये 10% है, ठीक है। और जो KD है वो हमारे पास 12% है एक सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन, अच्छा हम KD को 3 बार रखेंगे ताकि 3 हमारे पास जो है वो प्राइस कैलकुलेट हो जाए। और 10% है और 8% है, ठीक है। ये मैं KD की 3 सिचुएशंस बनवा रहा हूँ। अच्छा, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक प्राइस कि 12% होगा तो उस पर क्या होंगे, 10% होगा तो उस पर क्या होंगे, और 8% होगा तो उस पर क्या होगा इंट्रिंसिक प्राइस। ये तीनों हमें डिफरेंट सिचुएशन सॉल्व करनी है, ठीक। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इफ़ KD इज़ इक्वल्स टू 12%। अगर KD 12% हो तो फिर सॉल्व किस तरह होगा, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं और V0 हमने निकालना है। अच्छा, मैं यहाँ साथ साथ ये भी बता दूँ कि कैपिटल I फिक्स है। कैपिटल I का फॉर्मूला था F इंटू स्मॉल I, और F है 1000 और स्मॉल I है 10%, तो ये आ रहा है फिक्स 100, यानी कैपिटल I जो है वो 100 फिक्स आ चुका है। अब हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, चूँकि V0 निकालना है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। अब इस फार्मूले में हम रखेंगे V0 इज़ इक्वल्स टू कैपिटल I जो है, पहले मैं पूरा फार्मूला ही लिख देता हूँ इसको ताकि आसानी हो आपको समझने में। 1 प्लस KD पावर n ओवर KD प्लस F डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD पावर n। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू प्लॉट करें तो कैपिटल I की जगह पर हमें रखना है ये वाला 100 जो हमने सॉल्व किया है। 1 फॉर्मूले का है, माइनस अगेन 1 डिवाइडेड बाय, फिर 1 फॉर्मूले का है प्लस KD। अब इस KD की जगह आप देखें तो वैल्यू क्या है 12%, तो 0.12 और पावर n लगानी है। अच्छा, n जो है वो भी मैं यहाँ लिख दूँ डाटा में कि n इक्वल्स टू 5 ईयर्स है, तो n आपने लगाना है यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय KD, फिर KD 0.12 आ गया। 0.12 क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि अभी हम पहली सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 12% का रेट है। फिर प्लस F फेस वैल्यू है वो 1000 है, फिर 1 प्लस KD जो कि 12% और पावर इसकी n लगाना है यानी 5। अब आप ये पूरी टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, और इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर से हम इसको करते हैं। 1 पहले हम 1 में इसको प्लस करेंगे, ये 1.12 बन जाएगा। इसकी पावर 5 टाइम्स हमने ओपन करनी है और इसकी पावर हम 5 रखते हैं, और वन माइनस 1 ओवर, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है 1.17623 एंड सो ऑन, और डिवाइड कराना है इसको 0.12 पे, ठीक है। तो अगर हम इस 1 को इस टर्म पे डिवाइड करें, इस टर्म पे डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.7623, तो ये आ रहा है 0.5674, लेकिन अब माइनस करके डिवाइड 0.12 पे कराना है। अच्छा, साथ साथ ये वाली टर्म भी हमने चलानी है, तो ये हो रहा है 1000 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये टर्म और ये टर्म सेम थी, तो जो इसका रिज़ल्ट आया वही रिज़ल्ट इसका भी है 1.7623, ठीक है। अब 1000 को इस पे डिवाइड करके ये वाला पोर्शन सॉल्व हो सकता है।
तो हम 1000 को इस पे डिवाइड कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 1.7, 1.7623, तो ये टर्म आ रही है 567। ठीक है, ये पोर्शन अब हमने सॉल्व हो गया और इस पोर्शन में अभी हम 1 में से इसको लेस कराएंगे और फिर इस पे डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस 0.5674 और डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये टर्म आपके पास आ रही है 3.605 और ये जो है प्लस आपके पास 567। अब इसको पहले 100 से हमने मल्टीप्लाई कराना है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 360.5 प्लस 567। अब इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है, तो ये आ रहा है 927.5। ये इंट्रिंसिक प्राइस आ गए। इसका मतलब ये है कि हम जो है, अगर हमारे पास KD 12% हुआ तो हमारी जो इंट्रिंसिक प्राइस है वो 927 है। मींस कि आप इस बॉन्ड को 927 में भी अगर ऑफ़र हो रहा हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इससे अगर सस्ता हुआ तो आपको जो मार्केट रेट है 12%, इससे ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, और अगर इससे महंगा हुआ तो फिर मार्केट रेट से कम अर्निंग हो रही होगी, और मार्केट से कम अर्निंग आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कम से कम मार्केट की अर्निंग तो हमें होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, इससे कम ना हो। तो अगर 12% मार्केट में रेट चल रहा है तो हमें इस वक्त ऑफ़र कितने की मिलनी चाहिए? 927 की, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि कंपनी आज ये बॉन्ड सेल कर रही है 950 का ऑफ़र लगाकर, ये 950 में दे रहे हैं, तो हम इस बॉन्ड को नहीं परचेज़ करेंगे। वजह क्या है कि हमने अगर 950 में ख़रीद लिया, जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, तो 927 तक मैक्सिमम आए तो हम ले लेंगे। लेकिन ये 950 का अगर ऑफ़र हो जाए तो हम अगर ख़रीद लें तो हमें 12% की भी अर्निंग नहीं हो रही होगी, जो कि मार्केट में इस वक्त नॉर्मली मिल रही है। तो लिहाजा हम इस बॉन्ड को 950 में नहीं परचेज़ करेंगे, ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है इंट्रिंसिक की अमाउंट को कैलकुलेट करने का। अभी मैंने आपको इंट्रिंसिक को कैलकुलेट करना सिखाया सिर्फ एक हमने 12% के रेट पर। अब हम 10% के रेट के ऊपर रखकर दोबारा से ये पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक दोबारा V0 आएगा, और फिर 8% पर रखकर हम इसको फिर से पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक और V0 निकल कर आएगा। ठीक है, तो 3 डिफरेंट टाइम्स हम सॉल्व करके इसको 3 डिफरेंट रिज़ल्ट्स निकालेंगे। फिर उन तीनों रिज़ल्ट्स का कंपैरिजन भी होगा। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तीनों। तो इफ़ KD इज़ इक्वल्स टू 10%, अभी हमने KD को 12 रखकर सॉल्व किया था, अब हम KD को 10% रखकर सॉल्व कर रहे हैं। तो V0 कैप निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप वही वाला। I जो है आपके पास कैपिटल I वो 100 है, 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर KD। अब KD की जगह पे आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप रख रहे हैं 10% और पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.10 और प्लस फिर यहाँ 1000 और 1 प्लस 0.10 और पावर 5। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को आपने सॉल्व करना है। ठीक, जब आप ये पूरी टर्म सॉल्व करेंगे तो इसका मैं आपको एक रफली आंसर बताऊं कि इसका आंसर आएगा पूरा 1000। या पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका पूरा आंसर 1000 आएगा। ठीक है,
और फिर अगर आप इफ़ के डी इज़ इक्वल्स टू 8% रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो 8% के ऊपर फिर यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। मैं डायरेक्ट फार्मूले की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, ये आई की जगह 100 आ जाएगा, 1 माइनस 1/1 प्लस के डी की जगह अब 0.08, क्योंकि अब 8% रखना है के डी, पावर 5 0.08 प्लस 1000 फिर 0.08 और पावर 5। अब जब आप ये पूरी टर्म सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, एक्चुअल तो जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1000 आएगा, यानी 1000 से ऊपर। बेसिकली के डी अगर आपके आई से ज़्यादा हो, जैसे कि इसमें 12% था, तो आपका आंसर 1000 से कम आता है। के डी अगर आपके आई से, आई क्या है, कूपन रेट 10%, उसके बिल्कुल बराबर हो तो पूरा 1000 आंसर आएगा। और अगर के डी आपके आई से कम हो जाए, जैसा कि इस केस में 8% है, तो अब आपका आंसर 1000 से ऊपर जाएगा। ये इसकी वेरिफिकेशन का तरीका भी है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपने ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सॉल्व करना है। ठीक, अब आपके पास ये मतलब मैंने एक पूरी कैलकुलेशन आपको समझा दी है, और इस कैलकुलेशन के अंदर आपने जो है वो सोल्यूशन देख लिया होगा किस तरह हो रहा है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो फिर आप इसी पैटर्न के ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो इसको करना बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।